नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई है और हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार से ये खबर है, जहां पर अशोक धाम मंदिर में सुबह ही भगदड़ मच गई और इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के लखीसराय जिले के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बड़ा हादसा हो गया और मंदिर में दर्शन के दौरान अचानक से ही भगदड़ मचने से कम 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे और इसी दौरान दर्शन मार्ग पर लगी बैरिकेडिंग अचानक से ही टूट गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ के दबाव में कई श्रद्धालु गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हादसे के बाद से मंदिर परिसर में चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को तलाशते हुए नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। घायलों को तत्काल लखीसराय सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल है और कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में बेहद ये दुखद खबर जो है निकल कर सामने आई है, जहाँ पर 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर तारापीठ के होटल में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और सुबह 5 बजे ये भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि तारापीठ के होटल में भीषण आग लग गई और इस दौरान 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और सुबह 5 बजे ये भीषण आग लगी है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर वीरभूम जिले के प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तारापीठ मंदिर के पास स्थित एक 4 मंजिला होटल में सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार होटल के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह करीब 5 बजे ये भीषण आग लगी है और उस समय श्रद्धालु अपने कमरे में सो रहे थे। आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में घायल लोगों को तुरंत ही रामपुरहट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या 5 बताई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन ने लोगों की जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल अब प्रशासन लगातार कर रहा है। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। सावन और नागपंचमी के मौके पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के बीच अचानक से ही अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया, जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अशोक धाम में हुई घटना बेहद ही दुखद और दिल दहला देने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की मौत की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और उनकी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को घायलों को उचित और तत्काल इलाज के निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी घायल को उपचार में परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है और हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी और जिसके बाद से व्यवस्था प्रभावित हुई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिव्यांग आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां पर राज्य में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र के दौरान अल नीनो के प्रभाव, किसानों की समस्याएं, अमरावती राजधानी परियोजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर ने विधानसभा और विधानसभा परिषद दोनों सदनों का सत्र बुलाया है। हालांकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी YSR कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
विपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में बहिष्कार जारी रखने का फैसला किया है। पार्टी ने साफ किया कि वो विधानसभा की कार्रवाई से दूर रहेंगे, लेकिन विधान परिषद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। वाईएसआरसीपी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित मेगा डीएससी 2025 में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाने का ऐलान किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अयान ने विपक्ष से सदन में आकर जनता से जुड़े सवाल उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर वाईएसआरसीपी के सदस्य सदन में आते हैं और जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो संबंधित मंत्रियों से जवाब दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई जगन मोहन रेड्डी और पार्टी विधायकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और सदन में अपनी बात रखने की अपील भी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन राजधानी रांची में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले भी फूके। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं गई है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर से छात्रों से बातचीत की पहल की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों से संपर्क कर उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज 23वां दिन है और ऐसे में छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। सवाल सबसे पहले यही होगा कि 23वें दिन भी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, मुझे नहीं लगता था कि ये आंदोलन इतने दिन तक खिंच जाएगा। 23, 24, 25 दिन हो गए हैं और बीच में वार्ता भी हो रही है और इस तरफ की जितनी भी मांग है उस तरफ से सरकार के पक्ष की तरफ से मांगों को माना भी जा रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जब से ये राजनीतिक तो रंग ले लिया है पूरा आंदोलन, बिल्कुल, तो वो हल निकल नहीं पा रहा है। और रही बात, जैसे आज विधानसभा सत्र स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में इनको आमंत्रित भी किया है। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये चीजें अब आगे ना बढ़े और सरकार इस बात को समझ चुकी है बिल्कुल कि अब हम लोग कोई भी स्टेप जब उठाएंगे तो वो फूके कदम रखेंगे। अचानक, क्योंकि छात्रों का आंदोलन रहा नहीं, उनको लगने लगा क्योंकि इसमें पीछे से राजनीतिक जो दल है वो पुश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो इस मामले को लेके ही ये दिन आगे बढ़ते गए। नहीं तो अगर फ्रेश आंदोलन ये बच्चों का होता तो सरकार पहले दिन से ही इनकी मांगों को मान रही थी, विमर्श कर रही थी, मंथन कर रही थी। लेकिन आपको पता है, जब सियासत का रंग किसी पे चढ़ जाता है तो वो मामला खिंच जाता है। जी। तो सर, एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों का आंदोलन जो है वो सियासी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल और होगा मेरा, इसी में जोड़ देती हूँ कि राहुल गांधी का भी पुतला फूंका गया है, झारखंड के जो सीएम है उनका भी पुतला फूंका जा रहा है। तो ये प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र ही होता जा रहा है। सर, इसमें साफ तौर पर एक तस्वीर उभरी है कि ये पक्ष और विपक्ष का आंदोलन हो गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार किसकी है? शिबू सोरेन के बेटे जो रूल कर रहे हैं, और जीएमएम की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसको अलायंस किसके साथ में है? कांग्रेस के साथ में है। अब इसमें 2 चीजें सामने निकल के आ रही। पहला तो ये है कि जो सरकार जो रूल कर रही है और उससे जुड़े हुए लोग वो भी समर्थन कर रहे थे। समर्थन मतलब ये कर रहे थे कि सरकार को वो आगाह कर रहे थे कि आप बच्चों की मांगों को मानो, जो बच्चे हैं उनको बुलाओ। वो तो सही दिशा में उनका समर्थन था। उसके बाद में उन्हीं लोगों का पुतला फूंका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें राजनीति होने लगी है। बिल्कुल। और राजनीति होने फर्जे काम नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ इस को कहते हैं ना, आग लगी है, उसके अंदर घी डालना, चीनी डाल देना और उसको उकसा देना। तो ये काम किया जा रहा है। इसमें बीजेपी पूरी तरीके से आ चुकी है, उठ चुकी है, और वो बीजेपी को अच्छा मौका भी मिल गया है क्योंकि बहाने कम से कम हम लोग अपने आप को भी प्रचारित करेंगे। और बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात हो रही है सर, यहाँ जंतर मंतर पर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा था, तो ऐसा तो नहीं है कि अब झारखंड में बीजेपी को मौका मिल गया है? मैं वही तो कह रहा था, झारखंड में
तस्वीर बिल्कुल अलग बनी हुई है। पहला तो ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें जो टेंट जैन जी ने जंतर मंतर के जरिए दिया है उसको पेंट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए इस आंदोलन से बेहतर कोई भी जरिया हमारे पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको भुनाने के लिए अगर आप देखो तो जंतर मंतर का जो माहौल हुआ उसके बाद में अब आप रांची अगर पहुंचो तो रांची में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रूल कर रही है सबके जैन जी, सबके लोग वहां पे इकट्ठा ना हो गए हों। ठीक है, लोकल कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मूवमेंट को बहुत बड़ा कर दिया। बिल्कुल सर, ठीक है। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि छात्रों को ये भी अनुमति दी गई है कि वो बातचीत के दौरान अपने कानूनी सलाहकारों को साथ ला सकते हैं और अब सभी की नजर इस बैठक पर टिकी है कि क्या बातचीत से गतिरोध खत्म होगा या फिर आंदोलन और तेज होगा। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन जो है लगातार उग्र होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश के जो सीएम है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भी पुतला दहन किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई और ईडी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच करेगी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत का कहना था कि पहले दाखिल किया गया हलफनामा उनके आदेश के अनुरूप नहीं था। हाईकोर्ट ने सीबीआई के एंटी करप्शन विंग के संबंधित संयुक्त निर्देशक को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। ये मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशरी की याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की थी जिसके बाद अदालत ने आरोपों के सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि इस मामले का कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर देखा जा सकता है। ऐसे में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने तर्क रखेंगे और अदालत आगे की दिशा तय करेगी इस मामले में। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑटो और टैक्सी चालकों का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। संघ का कहना है कि ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक अलग ही वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए जिससे ड्राइवरों को आर्थिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुविधाएं मिल सके। प्रदर्शन में पहले संघ ने सभी चालकों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सरकार को तत्काल ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए और बढ़ाए गए वाहन फिटनेस शुल्क को वापस लेना चाहिए। गौरतलब है कि परिवहन मंत्रालय ने नवंबर 2025 में 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस परीक्षण शुल्क को बढ़ोतरी की थी जिसके बाद से ऑटो चालक लगातार विरोध कर रहे हैं। संघ का कहना है कि बढ़ी हुई फीस का सीधा असर चालकों की आय पर पड़ रहा है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये विरोध प्रदर्शन आगे चलकर बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। वहीं सावन के पावन महीने में आज देवघर में आस्था का अद्भुत जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सावन के तीसरे सोमवार को संक्रांति के अनुसार मंगला सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के साथ नागपंचमी का शुभ संयोग बनने से बाबा वैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के पट खोले गए हैं जिसके बाद से सरदार पंडा की अगुवाई में सरदारी पूजा संपन्न हुई। इसके बाद सुबह 4 बजे 15 मिनट के आम कांवरियों के लिए जलार्पण शुरू किया गया और मंदिर में अर्घ्य के माध्यम से श्रद्धालु बाबा को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं जबकि लंबी कतारों में खड़े होने से असमर्थ भक्तों के लिए अर्घा का विशेष व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं जहां बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और पूजा का सीधा प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। डीसी सौरभ कुमार भुन्नी ने बताया कि रूट लाइन पर लगातार नजरें रखी जा रही हैं और देर रात से पहुंचे कांवरियों को पंडालों में ठहरने और सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। सरदार ने बताया है कि सोमवार और नागपंचमी का ये विशेष संयोग भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि आज बाबा पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करना है।
हम मस्कनवा से आए हैं बाबा नागेश्वर नाथ का जल चढ़ाने के लिए। आज है नाग पंचमी का दिन है, बहुत पावन दिन है, सावन का तीसरा सोमवार है आज। और सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भी आए, दर्शन करें बाबा का। बस यही मनोकामना है हमारी। यही मांगा है कि जैसे सब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य रहे, सब लोगों का भला रहे। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहराइच जिले से। यहाँ पे नागेश्वर बाबा जी के दर्शन करने और जल चढ़ाने आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके, और हमें यही मनोकामना है कि मतलब सारी समस्याएं में सॉल्व हो, किसी को कोई परेशानी न हो। भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। आज क्या है? आज महाशिव नाग पंचमी है, उसी अवसर पर हम लोग जल चढ़ाए हैं। क्या क्या किया यहाँ पे? जल चढ़ाए, स्नान किए नदी में, सुबह से लाइन में ही लगे हैं, 3 घंटा हो गया लगभग। हाँ, दर्शन हो गया, अच्छे से जल्दी चढ़ा ली। रुक करते हैं खेल जगत की ओर, जहां पर नई दिल्ली में आज से BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी कि 2026 का आगाज हो रहा है और 7 दिनों तक दुनिया के दिग्गज जो है सेटलर खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। ये प्रतिष्ठा टूर्नामेंट 17 से 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत करीब 17 साल बाद इस वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है और इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। चैंपियनशिप के 30वें संस्करण में पुरुष और पुरुष महिला डबल्स के साथ खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय चुनौतियों की बात की जाए तो PV सिंधु पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी, जो कि अपना 6वां विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। और ऐसे में पुरुष सिंगल में लक्ष्य सेन और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी भारत की उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे। आयुष की शुरुआती मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी से होगी। वहीं पुरुष डबल में सतवाक राइज जो है उनका चिराग शेट्टी की जोड़ी खिताब का प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। महिला डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जबकि मिक्स्ड डबल में ध्रुव कपिल और तानिश कोस्टो चुनौती पेश करेंगे। भारत के रिकॉर्ड भी शानदार रहा है और 2011 से हर विश्व चैंपियनशिप में देश ने कम से कम एक पदक जरूर जीता है। घरेलू दर्शकों को इस बार भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं गाल टेस्ट में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा मुकाबले का आज तीसरा दिन है और ऐसे में भारतीय टीम अपनी पहली पारी का स्कोर 460 रनों के विकेट से आगे खेलने उतरेगी। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णानाबाद लौटे हैं और बारिश के कारण ये मुकाबला लगातार प्रभावित रहा है और 2 दिनों में केवल 116 ओवर ही खेला गया है और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में दमदार प्रदर्शन किया। देवदत्त ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शतक जमाते हुए 167 रन बनाए, जबकि KL राहुल ने 82 रन महत्वपूर्ण पारी खेली है। ऐसे में ध्रुव की अगर बात की जाए तो अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कप्तान सुमन गिल और अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से प्रभावित जयसूर्या ने 4 विकेट हासिल करके, जबकि ट्यूब टेस्ट केशरा की 3 सफलताएं मिली है और असित फोर्ड्रेस ने एक विकेट अपने नाम किया। और अब सभी की नजरें जो है इस बात पर टिकी हुई है कि भारतीय टीम अपनी पारी में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है और उसके बाद से श्रीलंका की बल्लेबाजी किस तरह जवाब देती है। मौसम इस मैच का सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। लगातार बारिश के चलते परिणाम निकालना काफी मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन भारतीय टीम मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यदि मौसम साफ रहा तो मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। वहीं स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में फंसे प्रवासियों ने अब खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। हाल ही में सीमा पार करके सैकड़ों प्रवासी रविवार को एक लोकप्रिय समुद्री तट पर इकट्ठा हुए और स्पेन सरकार से शरण देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें मोरक्को वापस भेजने के बजाय मानवीय आधार पर रहने की अनुमति दी जाए। दरअसल 2 सप्ताह पहले एक बड़ी सीमा पार घटना के बाद से हजारों लोग इस्यूटा पहुंचे हुए थे। हालांकि शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में लोग वापस लौट गए, लेकिन अभी भी हजारों प्रवासी वहीं फंसे हुए हैं। शहर के संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण कई प्रवासी समुद्री तटों और बाहरी इलाकों में बेहद ही खराब परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने स्पेन के झंडे लेकर और बैनरों पर लिखा है कि वो मोरक्को नहीं लौटना चाहते और उन्हें इंसानियत के आधार पर संरक्षण मिलना चाहिए। कई प्रदर्शनकारी अपने हालातों को लेकर नाराज भी देखने को मिले हैं और ऐसे
में लंबे समय से अनिश्चितता भी की जा रही है। वहीं स्पेन सरकार ने अपना रुख सख्त बनाए रखा है। गृह मंत्री ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए लोगों को कानूनी दर्जा या फिर मुख्य भूमि स्पेन में जगह की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल प्रवासी शरण की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार अवैध प्रवेश के खिलाफ सख्त नीति पर कायम है। देश भर में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। हालांकि इस साल अल नीनो के कारण बारिश पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक भारत में इसका बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि साल के अंत तक अल नीनो पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है और इसका असर सर्दियों के मौसम पर पड़ सकता है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम ने कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा बढ़ा दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी हिमालय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और जलभराव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। यूपी में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। समुद्री इलाकों में मौसम खराब होने के कारण मछुआरों को समुद्र की तरफ ना जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।